बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेजोनेंस की। देखिए बेटा, आपने देखा होगा कई जैसे आपने कल स्ट्रक्चर मैंने आपको कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। तो जो हमारे पास कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? देखिए, रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोनेंस। देखिए बेटा, कार्बोनेट की बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है CO3 2 नेगेटिव आयन, और ये हमारे पास कहलाता है कार्बोनेट। और आप लोगों ने कल इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसी लुईस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। देखिए, ये कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है इस टाइप से बेटा, और दो ऑक्सीजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखिए बेटा, क्या ये डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में हो सकते हैं या इस वाले के साथ भी आ सकते हैं? बेटा आप देखते हो कि ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये इसकी पोजीशन क्या है? फिक्स नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड क्या होता है बेटा? इधर उधर मूव कर सकता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है बेटा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये हर एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है बेटा, इस टाइप से। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका एक स्ट्रक्चर अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो अपने एक सिंगल स्ट्रक्चर को एक सिंगल स्ट्रक्चर से, यानी अपनी सारी प्रॉपर्टीज एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए हम 2 या 3 स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बेटा, व्हेनेवर, ध्यान सुनना, whenever a molecule can't explain its all property with a single Lewis structure, अपनी सिंगल स्ट्रक्चर से, जैसे हम बात करते हैं आशी ने ये स्ट्रक्चर बनाया, आर्यन ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया और प्रियांशु ने ये बना दिया। अब तीनों स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने क्या करा? डबल बॉन्ड आर्यन ने, जब हम बात करते हैं पहले कौन से आशी की बात करते हैं, आशी ने डबल बॉन्ड इसके साथ बना दिया, आर्यन ने डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बना दिया, और प्रियांशु की जब बात करते हैं तो उसने क्या करा? कार्बन और ऑक्सीजन यानी थर्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया। अब ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है? हर एक कार्बन ऑक्सीजन, आप देख रहे हो हर एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ है। तो जब बेटा इस टाइप से जब कोई भी एक मॉलिक्यूल अपनी सारी प्रॉपर्टीज एक सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए हम 2 या 3 स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करते हैं, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बेटा? रेजोनेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो रेजोनेंस को जब डिफाइन करते हैं बेटा, रेजोनेंस may be defined as the phenomena हाँ जी बेटा, द फिनोमिना जब हम बात करते हैं बेटा जिसमें एक मॉलिक्यूल अपने सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ठीक है बेटा, द फिनोमिना इन विच a single Lewis structure can't describe a molecule accurately। ठीक है बेटा, that is all the properties of the molecule, सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता, प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, comma a number of structures with similar energy। आप साफ देख रहे हो बेटा, इन सब की एनर्जी क्या है? सेम है, और इन सब के अंदर नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सब में क्या है? सेम है। आप काउंट कर सकते हैं बेटा, देखिए साफ साफ कि यहाँ पे जिसके साथ नेगेटिव है, जिसके साथ नेगेटिव है, इनके पास, इस वाले ऑक्सीजन के पास, इस वाले ऑक्सीजन के पास, ओवरऑल जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, हर एक स्ट्रक्चर्स में सारे के सारे क्या है? सेम है।
और सबकी एनर्जी क्या होती है, सिमिलर होती है बेटा, विथ सिमिलर एनर्जी, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, और इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं बेटा, और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स आर टेकन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, ऑफ द हाइब्रिड्स। ओके बेटा, अब देखिए, अब एक लाइन लिखनी है बेटा, अब देख रहे हो आप साफ साफ कि डबल बॉन्ड, इसको मैं यदि ऑक्सीजन नंबर 1 देता हूं, इसको सेकंड देते हैं, इसको थर्ड देते हैं, तो आप साफ साफ देख रहे हो कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ भी है, सेकंड के साथ भी है, और आप साफ साफ देख रहे हो थर्ड के साथ भी है। यानी स्ट्रक्चर नंबर 1 में, जब स्ट्रक्चर नंबर 1 की बात करते हैं तो आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन फर्स्ट का ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है। सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो बेटा साफ साफ कि जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, और थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड थर्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो यानी ये शो कर रहा है कि हर एक जो आपका डबल बॉन्ड है वो हर एक कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, सिमिलरली। तो इसी वजह से बेटा जब हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम दिखाते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये हर एक कार्बन के साथ क्या करता है, ये मूव करता रहता है। तो इस टाइप से हम इसको बेटा हर एक को इस टाइप से डॉटेड करके दिखाते हैं कि ये डबल बॉन्ड हर एक कार्बन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बेटा, और इस टाइप से ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये इसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं दैट आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड दीज आर हाइपोथेटिकल इन नेचर। ठीक है बेटा, और ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ये इन सब से, जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं इन सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और ये पूरी प्रॉपर्टी किसी भी एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता है, एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकता है। तो वो लिखते हैं हाइब्रिड विच डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली। ठीक है बेटा, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। एक एग्जांपल और लेके दिखा रहा हूं बेटा, देखिए जब हम बेंजीन की बात करते हैं बेटा, आपने आपने देखा है 10th क्लास में आपने बेंजीन पढ़ा था। अब बेंजीन के अंदर आपने देखा था कि कार्बन जो फॉर्मूला होता है इसका C6H6 होता है। ठीक है बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H6। अब यहाँ पे देखिए बेटा जो डबल बॉन्ड है ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में है, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन के बीच में। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी शो करते हैं बेटा तो उनके बीच में हमेशा डबल साइडेड एरो डिनोट करते हैं। अब देखिए जब इसका दूसरा स्ट्रक्चर डिनोट करते हैं तो यहां देखो बेटा, तो हम क्या कर देते थे, इस डबल बॉन्ड को अब जहां पे उससे अलावा शिफ्ट कर दो। अभी फर्स्ट और सेकंड के बीच में, इस वाले में सेकंड थर्ड के बीच में, फोर्थ और फिफ्थ, और फर्स्ट और सिक्स्थ के बीच में। तो दीज आर द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं बेटा, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या करते थे हम, ये जो डबल बॉन्ड है हर एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो इस टाइप से इसके अंदर हम डॉटेड डॉटेड करके दिखाते हैं, और 10th क्लास में ऐसे सर्कल भी कर देते थे। और ये आपके पास कहलाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ऑल अमंग्स ऑल द स्ट्रक्चर्स। और ये शो करता है बेटा कि ये क्या है, मोस्ट स्टेबल, ये सारी प्रॉपर्टी इजीली एक्सप्लेन कर देता है। हाँ जी बेटा, समझ में आया। अब देखिए जब हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, देखो ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर और ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, तो यहां साफ साफ देख रहे हो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लाइन शॉर्ट हो जाती है बेटा। तो इन सब की जो बॉन्ड लेंथ है वो आप देख रहे हो इन दोनों की सेम होगी, इसकी अलग होगी। बट जब हमने इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया या वो एग्जामिन करा तो हमें पता लगा कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तीनों ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ थी वो सेम मिली। क्यों?
क्योंकि जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर स्टडी किया गया तो सब में देखा गया कि डबल बॉन्ड पार्शियली हर एक ऑक्सीजन के साथ क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और हर एक की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है। तो क्वेश्चन ये आता है, ध्यान सुनो क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन ये है गिव रीजन का। इज सर जी अभी स्क्रीन नहीं आई। नहीं बेटा स्क्रीन आ रही है बिल्कुल बेटा। और किसी को और कोई ऐसी प्रॉब्लम? इज ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सर आ रही है स्क्रीन। ओके थैंक यू बेटा। देखिए बेटा, इज ऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन CO3 2 माइनस आर इक्वलेंट? क्वेश्चन आता है सीबीएसई वो आपके पेपर में। एक्सप्लेन है तो उसे एक्सप्लेन कीजिए, नहीं है तो एक्सप्लेन कीजिए। तो यहां पे हम लिखते हैं बेटा यस। देखो एक नंबर का आएगा बेटा, ध्यान सुना, एक नंबर का आता है तो आप कैसे लिखो? यस ऑल कार्बन ऑक्सीजन, ऑल थ्री, मैंने 3 लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, यहां पे भी 3 लिखते हैं। ऑल 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन CO3 2 माइनस आर इक्वलेंट। सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? इक्वलेंट होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। यदि ये बेटा एक नंबर का आता है तो सिर्फ इतना सा लिख के आओगे। सुना, ये सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एक नंबर का है तो इतना लिख के आओगे। यदि ये 3 नंबर का है तो 3 नंबर में साथ साथ में आपको रेजोनेंस भी बना के आने पड़ेंगे। बात समझ में आई बेटा? इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 1 मार्क्स का है तो आप इतना सा लिखोगे। यदि ये इफ इट विल कम और ये 3 मार्क्स का आता है, साथ साथ में इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आप बना के आओगे। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके बेटा, एक और बना के दिखाता हूं मैं आपको। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन ये आता है, अब ये आपके पास आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन कि इन ओजोन, ओजोन क्या होता है बेटा? हमारे पास O3 मॉलिक्यूल होता है। ऑल 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आर इक्वलेंट, एक्सप्लेन। ये मेरे पास आया 2 नंबर का, तो मेरे पास 2 नंबर्स का आया तो मुझे 2 नंबर्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और आप भी जानते हो बेटा, ओजोन के बीच में जब हम बात करते हैं, ओजोन कल आपने बनाया था, ओजोन एक के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और एक के साथ डेटिव बॉन्ड बनाता है। बट डेटिव बॉन्ड को हम इस चैप्टर में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से डिनोट करते हैं बेटा। एक्चुअली में ये इस टाइप से डेटिव बॉन्ड होता है। यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस टाइप से बेटा क्या ये डबल बॉन्ड, क्या इस कार्बन और इस कार्बन के, इस ऑक्सीजन के बीच में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है और ये डेटिव बॉन्ड इस टाइप से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। और जब इसका बेटा हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये हम दोनों ही ऑक्सीजन के बीच में क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे इस टाइप से। ठीक है बेटा? तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? दोनों के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और ये आपका कहलाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाँ जी बेटा, अब मुझे बताइए हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या ये कार्बन, ये देखो ये दिख रहा है आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, क्या बॉन्ड लाइन दोनों की इक्विवेलेंट है? यस और नो? हाँ जी बेटा जल्दी बताओ। यस सर। यस, इन O3 2 OO bond are equivalent due to simple reason रखा है, due to resonance। ठीक है बेटा? तो देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए आपके सिलेबस में, एक तो मैं आपको लिख देता हूं कौन कौन से आपको करने हैं बेटा। तो इसकी भी पीडीएफ या स्कैन फोटो खींच के मैं आपको बता दूंगा, और पेपर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस किस के आता है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको कराया, दोबारा समझा दो क्या या चीज कोई बेटा? और एग्जांपल लेके। किस चीज का बेटा एक बार दोबारा से बताओगे? रेजोनेंस का? ये जो आपने अभी एग्जांपल दिया था। अच्छा ओजोन का जैसे दिया था, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, तो उनमें से हम पहले एक बार इंपॉर्टेंट लिख देते हैं बेटा। रेजोनेंस किस किस के आ सकते हैं हमारे सिलेबस में, तो वो सारे लिख देता हूं और बाकी जो बचेंगे वे सारे आपको करने हैं बेटा।
तो हमारे पास सबसे पहले आता है कार्बोनेट, दूसरा आपके पास है ओजोन O3, थर्ड आपके पास आता है बेटा जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास आता है NO3 नेगेटिव, फोर्थ आपके पास है बेटा SO3, ठीक है बेटा, SO3 हो गया हमारे पास। और एनसीईआरटी के अंदर जब हम बात करते हैं बेटा तो इसके बाद फिफ्थ आपके पास हो गया SO4 2 माइनस, और जब हम फिफ्थ बात करते हैं सिक्स्थ बात करते हैं तो ये हो गया हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल। तो दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th क्लास। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा 11th क्लास के लिए। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में और भी दे रखे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करते हैं बेटा तो मैं एक बार एक्सरसाइज में जब आप एक्सरसाइज जाओगे तो क्वेश्चन नंबर शायद उसका वो है, क्या नाम है, कौन सा क्वेश्चन है, शायद है कोई सा क्वेश्चन, मुझे नहीं पता एक्चुअली में। हाँ, ओके, मे भी हो सकता है कि 13th क्वेश्चन हो उसका, मुझे भी नहीं पता है, पर ये उसमें ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं बेटा। तो मैं सारे आपके लिखवा देता हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। NO3 हो गया, NO2, तो ये बेटा हमारे क्या है, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आप ये भी करोगे ना, इट इज इनफ फॉर यू, ये इनफ है, इसके अलावा करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये कर लेते हैं बेटा, जिसमें से मैंने कार्बोनेट करा दिया आपको, ये ओजोन करा दिया। अब नाइट्रेट की बात करते हैं, NO3 की बात करते हैं, और ये बाकी जो बच गए ये आपको करने नहीं आएंगे तो फिर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है बेटा। इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर मैं सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रेट की। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं नाइट्रेट की, नाइट्रेट आयन, ध्यान से देखना बेटा, यहां पे सिंपल से देखो, सिंपल वर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो सिंपल वर्ड्स में क्या करना है कि डबल बॉन्ड जहां पे भी है उसको हर एक ऑक्सीजन के साथ या हर एक एटम के साथ क्या करना है, आपको शेयरिंग करनी है। जब आप नाइट्रेट की बात करते हो बेटा, नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और एक इसके अंदर सिंगल बॉन्ड बनता है और एक डेटिव बॉन्ड बनता है, याद रखना बेटा। इसके अंदर एक डबल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड बनता है इसके अंदर क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है बेटा, NO3 नेगेटिव, और यहां पे भी बेटा एक इसके अंदर इस टाइप से। अब देखिए, अब इसको क्या करना है बेटा, आपको डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हुए चले जाना है। किसको करना है शिफ्ट, आपको डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते चले जाना है, ठीक है बेटा। इनमें से किसी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया बेटा, चलिए ठीक है बेटा। अब बेटा आप डबल बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हो, आप साफ साफ देख रहे हो डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब कहां डबल बॉन्ड लगाओगे, चाहे इस कार्बन के इस ऑक्सीजन के साथ लगा दीजिए चाहे इस ऑक्सीजन के साथ। तो टोटल आपके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स, हाँ जी बेटा बता सकते हो देख के। 3। सर 3 बनेंगे। वेरी गुड बेटा, एक बिल्कुल सही, एक तो बन चुका है, अब 3 और बनाने हैं। देखो, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, अब डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ गया, एक बार इसके साथ शिफ्ट कर दीजिए, बस ये आपको करना बेटा। डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हुए जाना, ज्यादा नहीं करना। ये लीजिए, तीनों पोजीशन पे डबल बॉन्ड को लगा दीजिए, सिर्फ यही काम हमें करना बेटा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नेगेटिव साइन, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव साइन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। और जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाओगे बेटा, देखो ध्यान से, जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाता है तो इस डबल बॉन्ड को हर एक के साथ शिफ्ट कर देना। अब देखिए, पहले सबसे पहले हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है ही, और यहां बेटा इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज लगा दो। अब क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को हर एक के साथ दिखाना, तो हर एक के साथ इस टाइप से डॉटेड डॉटेड करते हुए दिखा दो कि ये जो डबल बॉन्ड है ये हर एक ऑक्सीजन के साथ क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब भी आएगा, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो 3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है इक्विवेलेंट होता है, बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बेटा इसका। अब समझ में आया बेटा रेजोनेंस? यस सर। ओके बेटा, तो बाकी देखो मैंने 3 आपको समझा दिए हैं, बाकी 4 रह गए, ये 4 आपको करके लाने हैं बेटा। नहीं होंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। इनके सॉल्यूशन भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना कि आपके ठीक है या गलत है, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आपका ये रेजोनेंस खत्म हुआ टॉपिक। और मैं पहले बता रहा हूं, ये रेजोनेंस जो टॉपिक है ये आपका जो पेपर में आता है वो 3 मार्क्स का आता है। 3 मार्क्स का मतलब है कि इसकी डेफिनेशन आएगी आपके पास, या डिफाइन हम कह सकते हैं, प्लस
इनमें से किसी एक का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पेपर में आ सकता है। ठीक है बेटा, इन सातों में से किसी का भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पेपर में मिलेगा एज इट इज। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया रेजोनेंस। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं, जो एक बार बच्चे ने पूछा था मेरे दिमाग में बार बार घूमने लग रहा है, बॉन्ड ऑर्डर, तो मैं बॉन्ड ऑर्डर करा देता हूं बेटा। देखो बेटा, जब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, एक्चुअली में कई सारी डेफिनेशन है। बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, ये सारे की सारी इसके अंदर डेफिनेशन है। देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड exist between two atoms in a molecule. ओके बेटा, अब मुझे बता सकते हैं इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बन रखे हैं? इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, मेरी उंगली देख रहे हो साफ साफ, इनके बीच में बात करो, कितने बॉन्ड है बेटा? दो। बिल्कुल दो। तो इसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2। याद रखना, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। इस टाइप से बेटा आप देखते के साथ ही डायरेक्टली बता सकते हो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो बेटा क्या होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर? 1 वेरी गुड, 1। 1 वेरी गुड बेटा, 1। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? 3 वेरी गुड। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? और बॉन्ड ऑर्डर को BO से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। 3 वेरी गुड, इसको ऐसे दिखा देते हैं तो ये डबल बॉन्ड। हाँ भाई, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है बेटा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 वेरी गुड, 2। ठीक है बेटा, ऐसे जब हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो इसका बताइए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3 वेरी गुड बेटा, 3। ठीक है बेटा, इस टाइप से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो इजीली। अब ध्यान सुना बेटा, ऐसी स्पीशीज जिसके नंबर ऑफ बॉन्ड यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, those molecules और ions, ionic species भी हो सकते हैं बेटा, ions भी हो सकते हैं, which have same or identical bond order are called, ब्लैक पेन कहाँ गया भैया? यार ब्लैक पेन भी खो गया मेरा, क्योंकि यहाँ पे इसको अलग डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। एक सेकंड रुकना, मैं ब्लैक पेन देखूं। हाँ जी बेटा, इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बेटा, जैसे आपके पास साफ साफ देख रहे हो नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम है। तो ये आपको सॉरी बॉन्ड ऑर्डर नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे N2 और CO, इनका क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है बेटा, इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, सॉरी स्पीशीज कह रहा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं बेटा इनको, जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है बेटा। ये बेटा आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होता है, दैट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज, और द आयंस आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स। अब जैसे पेपर में आपको दे रखा है बेटा, कोई भी एक मॉलिक्यूल दे रखा है, तो आप कैसे पहचानोगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो ध्यान से सुना बेटा, सिंपल सा एक तरीका है निकालने का, कि आपको नहीं पता लग रहा कि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, आपको नहीं पता लग रहा, तो ध्यान से सुना बेटा, आइसो मतलब क्या होता है? हाँ जी बेटा, आइसो मतलब सेम बिल्कुल सही, सेम सेम। और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसको इलेक्ट्रॉन, हाँ जी बेटा, क्या सेम हो जाए? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी हमेशा सेम ही होगा बेटा, ये चीज रखना याद। अब देखो N2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? हाँ जी, आवाज नहीं आई। एक में अरे 7 होते हैं भाई, 7 और 7 टू जा
14 14 बिल्कुल सही 14। और कार्बन में कितने होते हैं बेटा? 6 और ऑक्सीजन में 8 कितने हो गए? 6 और 8 14 बिल्कुल। ऐसे बेटा आप डायरेक्टली देख के, जब कंपटीशन में आता है, ये आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चन है कि आपको बताना आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स कौन सा है। मैंने 4-5 दे दिया, आपको उनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। तो इस टाइप से बेटा आप बता सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके डायरेक्टली। क्या अब मुझे बताइए बेटा, इनमें से ध्यान से देखना, जब हम बात करते हैं बेटा तो एक आपको नहीं पता लग रहा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सी है, तो इस टाइप से आप एक शॉर्ट तरीका होता है मैं पैच चेक करने का। अब मुझे बताइए, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है इसके जैसी? हाँ बेटा, यस सर कैसे आपने कैसे पता करा? एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर? टोटल तो 19 हो गए 19 हो गए। नाइट्रोजन में कितने 14 होंगे ही बेटा? होंगे सर सर 14 ही होंगे। हाँ 14 इलेक्ट्रॉन, इसलिए बेटा टोटल ये आइसो 15 थे एक लूज हाँ टोटल 15 थे, एक लूज कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इस टाइप से बेटा आप बता सकते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती है हमारे पास, ठीक है बेटा। या फिर हम बात करते हैं, इस टाइप से आप इजीली बता सकते हो बेटा, इसमें आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ बेटा। और पेपर में कई बार कंपटीशन में भी आ जाता है बेटा, तो इस टाइप से आप इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये आपके पास है, जिसने मेरे से पूछा था बॉन्ड ऑर्डर, मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी वेस्पर थ्योरी। समझ में आया बेटा? तो इसके अंदर बेटा ये वाले मैं पहले कहता हूँ रेजोनेंस आपका आ सकता है, और ये 1 मार्क्स में आ सकता है बॉन्ड ऑर्डर का, ठीक है बेटा। चलिए अब हम शुरू करते हैं बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन सर थ्योरी। जी आपकी स्क्रीन रुकी हुई है, एक बार रिफ्रेश कर दो प्लीज स्क्रीन। ओके बेटा, गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी, यस, हो गया बेटा, रिफ्रेश हो गया, बिल्कुल। चलिए, ये बेटा नेट थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम होती है, इस वजह से। हाँ जी बेटा, देखिए क्या आपका ठीक हुआ बेटा? मेरे ख्याल से हो गया होगा रिफ्रेश। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और इन शॉर्ट वी कैन से दैट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है बेटा। और इन शॉर्ट वी कैन से दैट वेस्पर थ्योरी। इस वेस्पर थ्योरी में बेटा जब हम बात करते हैं, गैलेस्पी ने दी थी इसको, और इसने ये कहा था कि जो भी हमारे पास किसी भी एक एटम की बात करते हैं, सेंट्रल एटम की बात करते हैं, उसके सराउंडिंग के अंदर जितने भी उसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डिसाइड करते हैं उसकी शेप को। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बेटा, एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं, एक प्लेन की बात करते हैं। और आप भी जानते हो एक प्लेन के अंदर, जैसे ये प्लेन है, प्लेन के अंदर कितने डिग्री का एंगल होता है भाई? हाँ जी बच्चों, एक प्लेन के अंदर कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 का होता है। 180 का होता है। नहीं, कितने का एंगल है? ये एक प्लेन है, कितने का एंगल है? 90 90 का सर जी, 90 90 मैंने 200 कितने बने? और 90 के कितने एंगल बने इसके अंदर? 4 4 तो कितने हो गए? सर 360 360 सर। यार हद होगी बच्चों तुम्हारी भी, इतनी छोटी छोटी चीजें भी बतानी पड़ेगी मेरे को। 360 का होता है किसी भी एक प्लेन के अंदर। बेटा ये चीज तो भाई तुम्हारी सिंपल तरीके हैं ये बताने के भाई। एक्चुअली में इसके अंदर जो हम बात करते हैं, किसी भी एक प्लेन के अंदर 360 का एंगल होता है बेटा, ये चीज याद रखना, ठीक है भाई।
और जब हमारे पास किसी भी एक, जब हम बात करते हैं बेटा स्पीशीज की, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मेरे पास एक सेंट्रल एटम है बेरिलियम, और बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? दो। 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 वेरी गुड। इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मुझे बताओ इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फील्ड करें कि इनके बीच के अंदर मिनिमम रिपल्शन हो जाए? कितने एंगल पे रखूं कि इनके अंदर मिनिमम रिपल्शन हो? हाँ जी बेटा बताओ ना। 180 पे। वेरी गुड। यानी इनको हम इस टाइप से 180 पे रखे तो इसके अंदर क्या होगा? मिनिमम रिपल्शन हो जाएगा। एक यहां पे रख दे, एक यहां पे रख दे, तो इनके बीच में जब 180 डिग्री का एंगल हुआ तो ये इसकी शेप को रिप्रेजेंट करता है बेटा। तो इस टाइप से इसकी जो शेप आती है बेटा वो कहलाती है लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसने ये कहा था बेटा वेस्पर थ्योरी में, गैलेस्पी ने और नेलोहन में यही कहा था बेटा कि इनके लोन पेयर या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को इतने एंगल पे पुट कीजिए कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, सबसे कम रिपल्शन हो। दैट इज मेन रीजन। अब देखिए बेटा जब हम बात करते हैं इसके बाद बोरोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बोरोन की। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 3। ओके, 3। 3। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम कितने एंगल पे पुट करें कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो? सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। तो बेटा मैं भी धीमी ही बोल रहा हूँ, एक्चुअली में मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ, बिल्कुल आराम आराम से। आप चिल्लाना शुरू करेंगे तो वो फिर आपके कानों में दर्द होगा। मेरे घर वाले भी कहते हैं बहुत तेज चिल्ला रहा है तू, पड़ोसियों को भी पढ़ा रहा है क्या? इसे थोड़ा सा आराम से बोल रहा हूँ मैं। हाँ बेटा चलिए, अब ये आवाज ठीक है या थोड़ी सी और तेज बोलूं? सही है, सही है यस बेटा। सर। ओके ओके चलिए कोई बात नहीं। हाँ बेटा बताइए कि बेरिलियम के जब हम सॉरी बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन के आप भी जानते हो बेटा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? 3। 3। वेरी गुड। इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम कितने एंगल पे पुट करें कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो? 120। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, 120। अब देखिए जब हम इसको 120 पे पुट करते हैं बेटा, देखिए इस टाइप से, एक यहां पुट कर दिया, एक यहां पुट कर दिया, एक यहां पुट कर दिया, तो उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं और थोड़ी सी डिस्टेंस पे इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां रख दिया, एक को यहां रख दिया और एक को यहां पे रख दिया। ठीक है बेटा। और जब इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे इस टाइप से शेप बनाने की कोशिश करता हूं, तो जब इसका शेप बनती है तो कैसे शेप की बन रही है ये? इस टाइप की। और जब इस टाइप की शेप होती है तो ऐसी शेप को क्या कहते हैं आप मैथमेटिक्स में? पिरामिडल। पिरामिड होती है। पिरामिड होती है ये। अरे ट्रायंगल ट्राइंगल। ट्रायंगल। ट्राइंगल, हाँ जी ट्रायंगल बोलते हैं ट्राइंगल वही, इतना ज्यादा। यार इतनी ज्यादा आगे मत बढ़। पिरामिड पिरामिड 3D वाले स्ट्रक्चर्स को कहते हैं पिरामिड, कोई दिख रहा है? ट्राइंगल है ये बेटा। तो ऐसी शेप्स को हम कहते हैं ट्राइंगल, और इसको बेटा केमिस्ट्री के अंदर ट्राइंगल को ट्राइगोनल कहते हैं। और ये सिर्फ एक प्लेन में, इसी वजह से इसको ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं, क्योंकि एक प्लेन में हम पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस टाइप से बेटा उन्होंने बताया था कि हम जब बेटा किसी भी एक सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जब हम पुट करना शुरू करते हैं तो ऐसे एंगल पे पुट करते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। कितनी रिपल्शन हो? मिनिमम रिपल्शन हो, तो उतने एंगल पे हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, इसमें किसी बच्चे को अब डाउट हो तो मुझे बताइए, ये इसमें अंदर होता क्या है, ऐसे क्यों पुट करते हैं, ये समझ में आया कि कितने एंगल पे पुट करेंगे और क्यों करेंगे बेटा? हाँ जी बेटा, हेलो सर Yes, sir. सर कैसे पता चले? दे दो इसके। हाँ बेटा एक बार दोबारा रिपीट करो, क्या कह रहे थे भाई? 2 बच्चे एक साथ बोल पड़े, नहीं समझ में आया मेरे को। सर एक दो एग्जांपल और दे दो इसके। ओके एक दो एग्जांपल और देते हैं। देखिए एक बेटा बच्चा जैसे कह रहा है सर सर कैसे समझ में पता नहीं आया। चलेगा कितने डिग्री पे रखना है? ओके बेटा देखो, एक्चुअली में क्या होता है बेटा, वो आपको हम एक्चुअली में क्या है मैं हम पहले बता देता हूँ। दीज आर द पोस्टुलेट्स, और ये पोस्टुलेट्स हैं, और ये पोस्टुलेट्स आपको एज इट इज याद करने हैं कि जब हम बात करते हैं बेटा, देखिए जब हमारे पास क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास ये इस टाइप से देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को हमें ये जो हमारे पास एक प्लेन है, जैसे मेरे पास एक प्लेन है,
ये मेरे पास 3 पेन है, इन 3 पेनों को कितने एंगल पे पुट करूं, इन तीनों पेनों को कितने एंगल पे पुट करूं कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। तो इसको पुट करने के लिए हमने देखा, जैसे पहले दो पेन थे, दो पेनों को मिनिमम रिपल्शन पे करने के लिए कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन, इसको इस टाइप से स्ट्रेट लाइन में रख दिया। तो इनके बीच में क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि आप भी जानते हो ऐसे पुट का रिपल्शन ज्यादा होगी, ऐसे जैसे दूर करते जाएंगे तो इनके बीच में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप भी जानते हो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे जाके इनके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्सट्रीम हो गए दूर दूर, तो इनके बीच में क्या होगी, मिनिमम रिपल्शन होगी। ऐसे जब ये 3 हो जाते हैं बेटा, आपने यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ पे 90, इसको थोड़ा सा और ऐसे पुट कर दोगे 120 पे, तो ये कितने पे हो गए, देखो इस टाइप से हमने इसको 120 पे पुट कर दिया, और जैसे ही आपने 120 पे पुट करा तो इसके अंदर और ज्यादा मिनिमम रिपल्शन आती है। तो इस टाइप से बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं तो 2D से हम 3D की तरफ भी मूव कर जाते हैं। अब जैसे हम 4 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन के अंदर हम क्या करेंगे, और ज्यादा एक्सट्रीम मूव कर जाते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं बेटा कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो उसको उतने डिस्टेंस पे पुट कीजिए कि उनके अंदर क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो। क्या हो बेटा, उसके अंदर मिनिमम रिपल्शन। तो चलिए अब इसको निकालने के लिए बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा इसके व्हाट आर द मेन फीचर्स, या हम बात करते हैं इसके क्या साइलेंट फीचर्स थे वेस्पर थ्योरी के। बेटा माइक तभी ऑन कीजिए अपना जब आपको कुछ पूछना हो। हाँ जी बेटा, किसी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए इसको। देखिए बेटा, तो जब हम साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं वेस्पर थ्योरी की, तो इसमें सबसे पहला ये कहा गया बेटा, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, the shape of the molecule depends upon the number of electron pairs। शेप जो होती है बेटा किसी भी एक मॉलिक्यूल की, वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपके बॉन्डेड भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अराउंड द सेंट्रल एटम, किसी भी एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ, ठीक है बेटा। अब आप भी जानते हो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए उसको स्पेस में, मतलब 2D या 3D स्पेस में ऐसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपार्ट किया जाता है कि उनके बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो। तो यही कहते हैं हम द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, around the central atom tends to repel each other। ठीक है बेटा, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप जानते हो why they repel each other, because they are negatively charged। so electron pair in the space tends to occupy such positions where minimum repulsion take place, that is at maximum distance apart। जितना मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट हो उतनी दूर उनको एक दूसरे को पुट करते हैं बेटा, ये चीज याद रखना होता है। और यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल जब हम बात करते हैं थर्ड फीचर्स इसका जो है बेटा, इसके अंदर जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होता है, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, उसको हम ट्रीट करते हैं सुपर सिंगल बॉन्ड से, यानी सिंगल बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अ मल्टीपल या मल्टी बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सुपर सिंगल
बॉन्ड, उसको हम सुपर सिंगल बॉन्ड से डिनोट करते हैं। और लास्ट एंड फाइनल जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें ये कहा जाता है कि लोन पेयर, ये मेन इंपॉर्टेंट है बेटा, रिपल्सिव ऑर्डर जब हम बात करते हैं, रिपल्शन ऑर्डर की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है वो टेक प्लेस करता है लोन पेयर में, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा लोन पेयर में रिपल्शन होता है। उससे कम रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और सबसे कम जो रिपल्शन होता है बेटा वो होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। बिल्कुल सही बेटा, बॉन्ड पेयर में। अब ध्यान सुना बेटा, मैं आपको पूरा एक चार्ट आज बता रहा हूं, मेरे पास अभी टाइम है, और इसके बाद मैं एक फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको याद करने के लिए, कैसे फॉर्मूला याद करना है। तो ये जो चार्ट है ये आपको याद करना है। मैं सोचा था मेरे पास पुराने वाला मिल जाता तो वो एज इट इज आपको दिखा देता, और इजी भी रहता मेरे लिए कि आपको समझाना। चलिए, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं, और बेटा देखिए इसको आपको एज इट इज याद करना है, क्योंकि 12th में भी ये चार्ट आपके पास बहुत काम आएगा। मैं पहले बता रहा हूं, ये चार्ट आपके पास 12th में भी काम आना है। यदि आप याद नहीं करोगे बेटा 12th में भी आपको फिर किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी भाई, पहले बता रहा हूं। तो ये चार्ट जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं सोचा था मिल जाता, मिला ही नहीं मेरे को कहीं पे भी, वो हो गया शायद, वो दोबारा बनाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, और मेरे पास उसकी पीडीएफ है बेटा। वो पीडीएफ मैं आपको समझा देता हूँ, फिर पीडीएफ सेंड कर दूंगा उसकी। अब देखो, जैसे हमारे पास हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिड की बात करते हैं, और यहां पे हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, और यहां पे बेटा उसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे, और यहां पे उसका एक स्ट्रक्चर बना देंगे। अब देखिए, जैसे बेटा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकल गई 2। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको बताता हूं मैं। और हाइब्रिडाइजेशन को इसको निकालते हैं बेटा, तो 2 के लिए आते हैं तो एसपी कहलाती है, और एसपी के लिए हमेशा आपकी इसकी शेप लीनियर हो जाती है। और इस टाइप से बेटा ये दो, जब 2 बॉन्ड बनते हैं इस टाइप से 2 आते हैं, तो ये 2 बॉन्ड बनाता है इस टाइप से। यहाँ पे एक बी और ये बी, और इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। कितने का? 180 डिग्री का। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे 2 आएगी वो आपको समझाता हूँ। अब देखिए बेटा, और इसका फॉर्मूला भी साथ साथ आपको बता देता हूँ। तो यहां पे जब हम बात करते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन की, इसको हाइब्रिड को निकालने का फॉर्मूला होता है H, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान सुनना, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस में नंबर ऑफ मोनोवेलेंट atoms that surrounds central atom, और माइनस में चार्ज। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा। आप ध्यान सुनो, मोनोवेलेंट का मतलब तो समझ गए बेटा। मोनोवेलेंट का मतलब है जिनकी वैलेंसी 1 हो, जिनकी वैलेंसी क्या हो बेटा 1, उसी को इस फॉर्मूले में कंसीडर करेंगे। जिनकी वैलेंसी 2 होती है 3 होती है उनको इस फॉर्मूले में कंसीडर नहीं करते। अब एग्जांपल देखो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं BeCl2 मॉलिक्यूल की। हाँ जी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो मुझे बताइए बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, 2। और क्लोरीन मोनोवेलेंट होता है डाइवेलेंट होता है बेटा? मोनोवेलेंट। और क्लोरीन यहाँ पे कितने बच्चे? मोनोवेलेंट। ओके, क्लोरीन कितने यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं। नंबर्स पुट करने बेटा, नंबर पुट करने, याद रखना। और इसके ऊपर कोई चार्ज है? 0 0। बिल्कुल सही, 0। और जब इसको सोल्व करके निकालेंगे 2 आएगी बेटा। जब ऐसे 2 आती है बेटा, तो हम इस वाले को इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं, इस टाइप से 2 आ जाएगी। ठीक बेटा, तो उसके लिए sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और इस टाइप से लीनियर शेप बनेगी। इसलिए बेटा आपको इस टाइप से याद करना है इसको। और ये हमारे पास हो गया Be, और यहाँ पे भी Cl, और इस साइड में भी ये Cl, और इनके बीच में 120 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल आएगा।
ठीक है बेटा, इस टाइप से 180, और इसकी जो शेप आएगी वो कहलाएगी लीनियर। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आपको फॉर्मूला याद करना है ये। अब इसके बाद मैं पूरा चार्ट बनाता हूं, एक एक करते हुए फिर एग्जांपल भी इसके एक्सप्लेन करेंगे। मेरे पास अभी 10 मिनट है, तो 10 मिनट में जितने होंगे उतने करेंगे, और बाकी पूरा चार्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा बेटा नेक्स्ट क्लास में, मतलब इसमें क्या कहते हैं व्हाट्सएप के अंदर, तो जिसके थ्रू आप ये पढ़ लेना उसको, क्योंकि पूरा वीक है आपके पास, इजीली कर सकते हो। जब ऐसे 3 आए बेटा, तो इसके अंदर आती है बेटा sp2, और जब sp2 आती है 3 के लिए बेटा देखो, 3 जब बॉन्ड होते हैं तो आप भी जानते हो उसको हम 120 पे पुट कर सकते हैं, और जब 120 पे पुट करते हैं बेटा, तो इनके बीच में जो शेप बनती है इस टाइप से, ये बी, इसको यहां रख देते हैं, ये बी इस टाइप से, और ये जो शेप कहलाती है बेटा, ये कहलाती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बेटा, अब देखो इसका एक एग्जांपल भी यहां करा देता हूं, बट ये बेटा जब ये चार्ट बनाओगे ना, प्लीज ये एग्जांपल है ना बीच में मत लिखना मेरी तरह, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल साथ साथ करा रहा हूं क्योंकि समझाने के लिए, बट ये एग्जांपल बीच में मत लिखना, पूरा चार्ट बनाना, फिर एग्जांपल को बिल्कुल चार्ट के एंड में बना देना। एग्जांपल है बेटा हमारे पास BCl3 मॉलिक्यूल। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं H, इसका बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम, आप भी जानते हो 3 होते हैं, और क्लोरीन मोनोवेलेंट है और क्लोरीन 3 है, और इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसके पास आ गया 3, और ये 3 आ गया, और इस वजह से बेटा बेरिलियम का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा आपका Cl और ये Cl, और इसकी भी शेप होगी बेटा वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बेटा, आप सुनो, कई बार क्या होता है बेटा, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो 3 निकलती है, बट उसके अंदर सिर्फ वो 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो उसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं और एक लोन पेयर आता है। उसके लिए कैसा करते हैं, अब ध्यान से सुनना बेटा, कैसे आपको पता लगेगा इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है बेटा, ध्यान से देखो। हमारे पास एक एग्जांपल है SO2 मॉलिक्यूल। हाँ जी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन सल्फर, आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं बेटा सल्फर के? 6। वेरी गुड। 6 ओके, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट है या डाइवेलेंट है? मोनोवैलेंट। अरे डाइवेलेंट। वेरी गुड बेटा, डाइवेलेंट, क्योंकि वैलेंसी इसकी 2 होती है और हम मोनोवेलेंट कंसीडर करते हैं, इसलिए बेटा यहाँ पे मोनोवेलेंट एक भी नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए 0। क्या इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई, इसके ऊपर कोई चार्ज है बेटा? नो सर, 0। तो सोल्व करके कितना आया बेटा? सोल्व करके कितना आया? 3। तो देखिए बिल्कुल सही 3, बट यहाँ पे साथ साथ देख रहे हो बेटा, इस सल्फर के साथ तो 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ तो बॉन्ड बनाएगा, तो इसीलिए कहते हैं बेटा इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं, बट टोटल 3 है, तो एक जो बच गया वो लोन पेयर आ जाता है इसके अंदर, इस टाइप से बेटा, क्योंकि इस सल्फर के साथ तो 2 ऑक्सीजन है, ठीक बेटा, तो एक हमें क्या पुट करना, लोन पेयर है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सल्फर के साथ इस टाइप से, देखो 3 आया तो हमारे पास 3 बनने चाहिए बॉन्ड, इस टाइप से 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है बेटा, बट इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक हमारे पास लोन पेयर आ जाता है इस बॉन्ड की जगह, और इसके अंदर 2 ऑक्सीजन इस टाइप से लग जाते हैं बेटा, और आप भी जानते हो बेटा ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं, और मैंने इसका थर्ड यही कहा था कि इसके अंदर डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही हम क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे शेप को बेटा जब हमारे पास ये बनती है तो ये ट्राइंगुलर शेप बन जाती है जब हम बात करते हैं सिंपल, या फिर आप इसे कहते हैं बैंड शेप, या फिर ट्राइंगुलर शेप, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी पता कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो इसके लिए जब भी ऐसा आएगा तो एक इसके अंदर एक लोन पेयर आएगा और 2 बॉन्ड पेयर, and the shape is called triangular shape। ऐसे ही बेटा हम 4 की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, और बेटा देखना मिनिमम, हाँ बेटा बोलो। ये एस और ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड? डबल बेटा सिंगल बॉन्ड बता रखा मैंने, ये सिंगल बॉन्ड है। एक्चुअली में आप भी जानते हो बेटा, देखो ये मैंने आपको पहले बताया था इस रूल के अंदर, जो हमारे पास फोर्थ रूल था, ए मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है
चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड है, इज ट्रीटेड एज सुपर सिंगल बॉन्ड, उसको सिंगल बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप इसके बीच में डबल बॉन्ड दिखा दो चाहे सिंगल बॉन्ड दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा हमेशा आपका। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे इस टाइप से इसके बीच में डबल बॉन्ड भी दिखा देते हो तो फिर भी गलत नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड को भी हम सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। इसमें कोई डाउट बेटा? नो सर। ओके, ऐसी बेटा जब हमारे पास 4 निकल के आए, ध्यान सुना, जब हमारी वैल्यू 4 है तो 4 के लिए होते हैं बेटा sp3, और इसकी जो शेप आती है वो आती है टेट्राहेड्रल। हेड्रल। ठीक है बेटा, और टेट्राहेड्रल ये 3D फिगर में बनता है, 2D में नहीं बनता। इसके अंदर बेटा देखिए जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये बॉन्ड इस टाइप से होते हैं बेटा, इस टाइप से। हाँ, एक कैमरा ये रहा हमारे पास, हाँ जी, एक बॉन्ड, ये 2, ये 3 और ये चौथा इस टाइप से। अब देखिए ये इस टाइप से 4 बॉन्ड बनते हैं बेटा इसके अंदर, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री का होता है बेटा। ठीक है बेटा, 109 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो ये 3D फिगर में इजीली दिखाई जा सकते हैं बेटा, बट यहाँ पे कैमरे के अंदर दिखाना क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, तो इस टाइप से मैं इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बेटा ये बी, और मैं एक बार कैमरे को चेंज कर देता हूँ, इसकी पोजीशन चेंज करने के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी बेटा, ट्राइपॉड की तरह ना सर? हाँ जी बेटा, ट्राइपॉड की तरह? हाँ ट्राइपॉड की तरह। अरे एक बार बता तो दो यार, बच्चों को समझ में आए ना आए, वैसे एक बार मैं समझा देता हूँ। हाँ भाई, मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को, ये बताओ पहले तो। मैंने तो एक हाँ सेकंड सर, मेरा दिखाई दे रहा है। बस ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा, ये लगा देता हूँ कार्डबोर्ड जिससे मेरा फोन लेना। ओके बेटा, लो आंटी जी लगा दो। देखिए बेटा, हाँ भाई ये पेन दिख रहा है आप लोगों को? देखिए बेटा, एक्चुअली में क्या है, ये कोई भी एक एटम है ए, अब इसको लिखने दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बॉन्ड आपके पास, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा, ठीक है बेटा, और ये चौथा। तो इस टाइप से क्या होता है बेटा, इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल बनते हैं इस टाइप से ट्राइपॉड। देखिए इस टाइप से जब ट्राइपॉड की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा इनके बीच में 109 डिग्री, 109 डिग्री, 109 डिग्री, हर एक के बीच में 3D स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो हर एक के बीच में 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। ठीक है बेटा, इस टाइप से। अब इसके बाद जब मैं बताऊं 4 के बाद 5 बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, ध्यान सुना, 4 के बाद क्या करेंगे? अब देखिए, अब इस 4 के अंदर ध्यान सुना, इस 4 के अंदर इस एक बॉन्ड की जगह लोन पेयर आ जाए तो देखो बेटा इस शेप की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा एक पिरामिड बन जाता है। देखो ध्यान से, ये देखो इस टाइप से, एक यहाँ पे पिरामिड बन गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस टाइप से क्या बन जाते हैं बेटा, इसके अंदर पिरामिड बन जाते हैं। तो वो शेप कहलाती है आपकी पिरामिडल शेप। ठीक है बेटा, और जब इसके अंदर 2 लोन पेयर आ जाते हैं और सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर बन गए तो ये इतना इनके अंदर रिपल्शन होता है, तो ये शेप इतनी ज्यादा बैंड हो जाती है, तो ये शेप कहलाती है बैंड शेप, इस टाइप से। अब आते हैं बेटा जब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 5 का हो, तो मैं आपको भेज देता हूं 5 के अंदर बेटा हम कैसे पुट करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें 3 को तो हम 120 डिग्री पे पुट करते हैं इस टाइप से, हाँ जी, ओके बेटा, कैन यू सी ये आपके पास कितने का बॉन्ड एंगल हर एक के बीच में दिख रहा है आपको? हाँ जी बेटा, थोड़ा सा नीचे करो सर सर। नहीं दिख रहा सर, आप नहीं थोड़ा दिख रहा नीचे हो। हाँ अब सर, दिख रहा है ठीक है। सर। अब हाँ ठीक है। अब ओके बेटा, चलो मैं यही बिठा देता हूँ। देखो ये बेटा आपके पास 3, जो 5 की बात करते हैं तो इन पांचों के बीच में जब हम बात करते हैं तो अभी 3 बनाए मैंने, ये 3 तो क्या होते हैं बेटा हमारे 120 पे होते हैं, और ये जैसे यहाँ पे मैंने इसके पास लगा दी, यहाँ पे ऐसे करके लगा दे एक बॉन्ड यहाँ पे, तो देखिए इन तीनों के बीच में तो 120 डिग्री था, और इसके साथ कौन सा बॉन्ड हो गया, कितने का एंगल का बॉन्ड है बेटा? 90 का। 90 डिग्री। तो बिल्कुल सही, इनके बीच में बेटा 90 डिग्री का। अब देखिए एक बॉन्ड ऐसे बन जाता है इसके अंदर, ठीक है बेटा, एक नीचे की तरफ, तो ये 3 120 पे और 2 इसके 90 डिग्री पे आते हैं। जो ये 120 पे होते हैं इनको बेटा इक्वेटोरियल बॉन्ड कहा जाता है, और जो ये 120 पे ये 90 डिग्री पे होते हैं इनको एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है। और ये रिपल्शन, इनमें ज्यादा रिपल्शन होते हैं, इसलिए इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है क्वाइट लार्जर होती है बेटा, ध्यान सुना इस टाइप से। और देखिए
ये जो आपके ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल के एक ऊपर की तरफ पिरामिड बन गया, ऐसे पूरा कवर करते हैं। देखो ऐसे मैं इसको क्या करूंगा बेटा, जब इसको पूरा ऐसे कवर कर देंगे इस टाइप से और ऐसे इसको पूरा पूरा कवर कर देंगे तो एक पिरामिड यहाँ बन गया और एक जस्ट पिरामिड नीचे बन जाता। तो कितने पिरामिड बने इसके अंदर? 2 पिरामिड सर। 2 पिरामिड। तो ट्राइंगुलर के ऊपर 2 पिरामिड बन गए, तो इसलिए इसकी शेप कहलाती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है बेटा, इस टाइप से इसकी शेप बनती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और हम बेटा इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और इसमें किसी बच्चे को आप डाउट हो तो बताइए, नो डाउट। समझाने की कोशिश करिए। ठीक है बेटा, तो नो डाउट सर। इसका चार्ट आ भेज गया दूंगा सर, तो समझ में आ गया। ओके बेटा, तो आपको ठीक है ना बेटा, करके देखना आप लोग, तो आपको आ जाएगा और समझ में। टिल देन थैंक यू, हैव अ ठीक है नाइस सर। डे बेटा, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास आने वाली है। ओके बेटा, बाय सर, बाय। बाय बच्चे, बाय बाय बेटा।